Hello students, good morning to my and welcome to my YouTube channel Physics Info. I hope you all are good. Stay safe, okay, and study hard. That I always said. हमेशा कहता हूँ कि ढंग से पढ़िए. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों. Today I will discuss about the mathematical tools that I have studied so far to class 11th. कि मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंट हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं, डिफरेंट हम लोगों ने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं, अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हैं. क्लियर. हम लोगों ने क्या नाम है, सीरीज भी पढ़ी है, एपी सीरीज, जीपी सीरीज क्या होती हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या होता है. क्लियर है. ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़े हैं. लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट विल वो टॉपिक्स हैं जो हमारे कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हैं मैथमेटिकल टूल्स में तो आज हम वो पढ़ेंगे. एंड आई होप कि दिस चैप्टर विल ओवर, मैथमेटिकल टूल्स विल ओवर एंड देन वी विल गो फर्दरली फॉर आवर सिलेबस. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर. आज हम ये पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर. सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट वेरी स्मॉल एंगल्स. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वेरी स्मॉल एंगल्स का क्या मीनिंग होता है. थर्ड वन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन. ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे. और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन का मीनिंग जानते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को अप्लाई करना जानते हैं, लेकिन ग्राफिकली इन दोनों का इस्तेमाल, इन दोनों का यूज कैसे करना है वो आज हम समझेंगे. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले पॉइंट हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही रहेगा. फर्स्ट फोकस जो हमारा रहेगा वो इस पे रहेगा. तो प्लीज ध्यान से देखें. फर्स्ट पॉइंट that will be trigonometric function. तो मैं इसको पॉइंट नाम दे रहा हूं 1 एंड द फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले बात आती है साइन थीटा की. ठीक है. अब एक बात ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की ये बात करेगा तो मैं आपको साइन थीटा के लिए इसको निकालना सिखाऊंगा. बाकी जो फंक्शन रह जाएंगे उस पे हम फिर वो अलग अलग वैल्यूज को डायरेक्ट यहां लिखेंगे. देखिए बच्चों, आपको मैं बताता हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री. यानी कि जब ये पूरी साइकिल जो है एंगल की, उसके 90 के डिफरेंस पर हम लोग साइन की वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि वो क्या आती है. फिर हम अपने इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाले पॉइंट पर आएंगे. तो सबसे पहले जब साइन थीटा हो, चलिए काम करते हैं, टेबल ही मैं आपके सामने बना देता हूं. साइन थीटा 0 डिग्री पर 0, ठीक है, साइन 90 पर 1, साइन 180 पर 0, 270 पर -1 और 360 पर 0. क्लियर. ये मैंने आपको कितनी बार बताया है कि 360 और 0 का मतलब एक ही है, क्योंकि 360 का मतलब हो गया कि आप घूम करके वापस उसी पोजीशन में आ गए. ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया था. तो साइन 360 विल बी सेम एज ऑफ 0. साइन 180 और 270 को निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अगर, क्योंकि हमें जो टेबल 10th क्लास तक सिखाई गई है उस टेबल में हमें 0, 30, 45, 60, 90 तक ही टेबल जो है हमें कैसे बनाते हैं वो हमें सिखाया गया है. जब 90 से बड़ा एंगल आ जाता है तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. तो हमेशा उसका तरीका यही है कि अगर आप 90 से बड़ा एंगल है तो फिर आप उसको अब ब्रेक करना सीखिए. 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ठीक है. तो उसके केस में अगर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लें, जैसे 180 की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे, साइन 180 को हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 90.
यही लिखेंगे साइन 90 प्लस 90। अब 90 प्लस के हिसाब से चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बदल जाएगा कोस में, तो कोस 90 आएगा। भाई साइन 180 है तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो काउंट होगा, तो इसलिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव रहता है। 90 प्लस समथिंग कर रहे तो कोस, तो दैट्स व्हाई कोस 90 इज 0। इसी तरह से अगर आप 270 की बात करते हैं तो बच्चों जब आपसे निकालने के लिए कहा जाए कि साइन 270 निकालिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए करेंगे साइन 180 प्लस 90 करेंगे ना। तो जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 में चेंज नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 180 है तो नो चेंज, तो माइनस साइन 90 और दैट्स व्हाई इट विल बी -1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम 90 से ज्यादा एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उससे कम एंगल में कन्वर्ट करके, मतलब लेस देन 90 में कन्वर्ट करके हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कम टू द पॉइंट। साइन थीटा के बारे में हमें पता लग गया, अब बारी है कोस थीटा की। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, रिगार्डिंग कोस थीटा आइए अब कोस थीटा की बारे में। चलिए, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड। तो यहां पे देखिएगा कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 90 0 होता है, कोस 180 -1 होता है, कोस 270 0 होता है और कोस 360 1 होता है। ठीक है, पहले आप इन सब की वैल्यू निकालना, फिर हम हमारे क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। बात आती है टेंजेंट थीटा की। ठीक है, तो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 होता है साइन बाय कोस इज इक्वल टू टेंजेंट 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, 180 अगेन 0, -1 by 0 you can say minus infinity and then again 0. So this is about tangent theta. Okay, now the fourth one की अगर हम बात करें तो फिर भी बता देता हूं, फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो साइन का उल्टा क्या, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा साइन 0 0, कोसिकेंट 0 डिग्री इंफिनिटी, साइन 91 कोस 91, साइन 180 0 that is again infinity, साइन -1 then again -1, और अगर हम बात करें किसकी, साइन 360 0 0 का उल्टा अगेन इंफिनिटी। ठीक है, और लास्ट सेकंड लास्ट फिफ्थ पे क्या आएगा, कोस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा आएगा। प्लीज ध्यान से देखें, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम जानने जा रहे हैं। सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट कोस 0 डिग्री 1, तो सीकेंट 0 डिग्री में 1 आएगा, कोस 90 0 होता है तो सीकेंट 90 इंफिनिटी आएगा, कोस 180 -1 होता है तो सीकेंट 180 भी -1 होगा, कोस 270 0 होता है तो कोस सीकेंट 270 इंफिनिटी होगा, और लास्ट कोस 361 होता है तो सीकेंट 360 भी 1 होगा। और अब हमारा सेकंड लास्ट फंक्शन क्या रह गया, दैट इज नथिंग बट कोट थीटा, दैट इज नथिंग बट कोट थीटा। तो बच्चों कोट थीटा के बारे में समझिएगा, कोट थीटा टेंजेंट थीटा 0 डिग्री पे 0, तो कोट 0 डिग्री इंफिनिटी, टेंजेंट 90 इंफिनिटी तो ये 0, टेंजेंट 180 0 तो ये इंफिनिटी, टेंजेंट 270 माइनस इंफिनिटी तो ये 0। ठीक, और लास्ट क्या रहेगा, अच्छा इसमें एक चीज रहेगा कि माइनस इंफिनिटी है ना, हाँ कोई बात नहीं, 0 का उल्टा इंफिनिटी होता है, 0 बाय समथिंग -1 तो 0 आएगा, लेकिन वो -1 भी बाय 0 आएगा, जब आप इसका उल्टा करोगे तो -1 बाय 0, दैट्स व्हाई दैट विल बी माइनस इंफिनिटी। और लास्ट टेंजेंट 0 0 एंड देन अगेन इंफिनिटी। तो यहां नोट करने वाली बात क्या है, आपके सामने मैंने टेबल बना दी। अब आप इसमें ये देखिए कि 6 फंक्शन आपके पास हैं, क्लियर, और हर एक की वैल्यू आपके सामने है। अब आप साइन के लिए देखिए, क्योंकि
मिनिमम एंगल की वैल्यू 0 और मैक्सिमम 360। मैंने 90 के पर्टिकुलर पॉइंट पे इसलिए लिया था कि हमें मैक्सिमम मिनिमम की पहचान हो सके। साइन थीटा को अगर हम देखते हैं तो सबसे कम वैल्यू क्या है बताइए, -1। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब हुआ क्या कि साइन थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1। तो क्या रहेगा, ए पार्ट साइन थीटा लिखूंगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 लिखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1। यानी कि 0 से 360 तक साइन की वैल्यू कम से कम -1, ज्यादा से ज्यादा 1, और बाकी उन सबके बीच में -1 और 1 के बीच में 0 भी आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए कोस थीटा के बारे में। कोस थीटा के बारे में भी यही कहेंगे हम लोग कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। किस पे है वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम -1 है, मैक्सिमम +1 है। तो हम यही बात कोस थीटा के लिए कहेंगे, कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैं 6 के 6 को टेबुलेट कर रहा हूं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सी पार्ट देखिए, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, -∞, और मैक्सिमम क्या है, +∞। तो यानी कि टेंजेंट थीटा -∞ से +∞ तक लाई करता है। ठीक है, आप लिखना चाहे तो प्लस लगा सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। डी पार्ट पे आइए, कोसिकेंट थीटा दैट इज इन्फिनिटी -1। तो यानी कि अगर हम कहें कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, तो हाँ साइन 0 0 1 1 0 का उल्टा इन्फिनिटी, -1 का उल्टा -1 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। कहीं पर भी माइनस वाली बात है ही नहीं यहाँ पे ना। तो इसलिए बच्चों जब हम कोसिकेंट थीटा की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिनिमम कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। कितनी मिल रही है, -1, और मैक्सिमम +∞। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी से कम और इन्फिनिटी के इक्वल है। दिस इज अबाउट कोसिकेंट थीटा। ठीक है, पहले आप ये टेबल बना लेना, ठीक है ना, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक काम करते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये थोड़ा सा, हाँ ये ठीक सामने रहेगा, 0 डिग्री पे हो गया नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लिख रखा है, ध्यान से देख लेना। चलो फिर कॉलम बना देता हूं, ठीक है, ओके। सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ द फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट कोट थीटा की आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही होगी 0 इन -∞। यहां से फिर लिखता हूं मैं, दिस इज 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको, 0 -∞ देन 0 इन्फिनिटी। तो ये कोट थीटा के रिगार्डिंग है। ओके ओके, नेक्स्ट अब बात आती है सीकेंट थीटा की। तो सीकेंट थीटा क्या होगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, बताइए। ऑब्वियसली -1 से इन्फिनिटी, यहां पर भी यही आएगा, -1 से इन्फिनिटी, दैट्स इट। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू भी -1 से इन्फिनिटी तक होती है। और लास्ट कौन रह गया, टेन कोट थीटा। तो कोट थीटा के बारे में हम यही कहेंगे, ये भी -∞ से +∞ के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ में आया होगा। एक लास्ट पॉइंट और है, कई बार क्या होता है कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ना आए और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक रूल बता देता हूं। f के बाद आप नोट करना चाहें तो यहां से नोट कर सकते हैं, देख के यहां से नोट कर लेना, g पार्ट के बाद f के बाद g, e f g, हाँ g पार्ट में यहां लिख रहा हूं। मान लीजिए अगर हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, दिस इज द, इसे क्या बोलेंगे मैथमेटिकली, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी देखिएगा,
मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, इस तरह से अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस का साइन है ध्यान रखना, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो है प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो स्क्रीन को पॉज करके आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट वेरी स्मॉल एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। ओके, अब हम इसको यहां पे रब कर देते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट इज दैट इज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट वेरी स्मॉल एंगल्स। तो सेकंड पॉइंट के बारे में यहां डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग हेडिंग बना करके नोट कर लीजिएगा। वेरी स्मॉल एंगल का क्या मीनिंग है यहां पर, प्लीज ध्यान दें। मैं कहूंगा कि थीटा की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री हो जाती है तब उस केस में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट करने होते हैं। When theta is less than equal to 5 डिग्री की मैं बात यहां पर कहूंगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, साइन थीटा when theta is very much less than, हो गया ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, हो गया ना, थीटा वेरी स्मॉल। तो ऐसे केस में क्या आएगा कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में हर आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप लोग बुक फॉलो कर रहे हो, तो बुक फॉलो जब आप कर रहे हो तो उसके लास्ट 2-4 पेजेस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लोगरिथमिक दोनों फंक्शन की आपको टेबल मिलेगी, टेबल लोगरिथमिक फंक्शन की भी और लॉग टेबल जिसको हम कहते हैं, और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल, जिसमें आपको 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के सभी एंगल, सभी आ गए इसमें, सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंटों में जो भी है वो सब आपको उस टेबल में गिवन है। तो अगर आप बिना साइन थीटा कोस थीटा देखे, अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू को या 5 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो जो वैल्यू दी हुई है वो आपको स्वाभाविक है, जो आपको वैल्यू दे रखी है, तो वो हम रेडियन के कॉरेस्पॉन्डिंग जब निकालेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो 5 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें, 5 इंटू में पाई बाय 180 होता है, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है ना, तो 5 डिग्री होगा 5 इंटू पाई बाय 180। अब आपको पाई की वैल्यू मालूम है, तो यहां से जो भी आपका आंसर आएगा, अभी आप नोट करिएगा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। 5 डिग्री की वैल्यू को हमने किसके साथ है मैंने नहीं बताया, साइन कोस के साथ मैं बता ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर मुझे 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मेरा आंसर क्या आएगा कुछ पॉइंटों में, वो मैंने निकाल दिया। अब अगर मैं साइन 5 डिग्री अगर फाइंड आउट करूं, मुझे साइन 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, पीछे जो दे रखा है। तो आपको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आपने 5 डिग्री की वैल्यू निकाली है वो, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में की टेबल का इस्तेमाल करके जो आपको साइन 5 डिग्री की वैल्यू पीछे मिलेगी टेबल में, वो दोनों आपको मैच करती हुई दिखाई देंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो आप उसके फंक्शन उस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन को लिखें या ना लिखें कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अभी हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। दूसरी बात,
अगर हम कोस की बात करें तो उस केस में वो नियरली इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 डिग्री से कम की बात मैंने की, 1 2 3 4 डिग्री जो भी हम निकालें, तो अगर आप टेबल की हेल्प से कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री या कोस 3 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो उसका आंसर आपको 1 के लगभग मिलेगा, 1 के आसपास मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन में मिलेगा। और आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 हो और जब कोस 0 डिग्री हो, जो आपने टेबल 10th क्लास में याद की थी, उसके अकॉर्डिंग कोस 0 डिग्री जो है होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस क्या हुआ स्टूडेंट्स? इट मींस ये हुआ कि कोस 0 डिग्री 1 हो गया, कोस 0 डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। और जब कोस 0 डिग्री 1 है और थीटा बहुत कम होने का मतलब वो 0 डिग्री के आसपास ही हो, तो उसकी वैल्यू 1 के आसपास ही होगी। तो ऐसे ये कोस थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख दिया? 1। क्या लिख दिया? 1 कैसे लिखा? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है टेंजेंट थीटा की। अच्छा जी, टेंजेंट थीटा पे आइए। जब थीटा बहुत कम हो, मतलब 0 के आसपास हो, तो आप अच्छे से जानते हो कि टेंजेंट 0 तो 0 होता है, मतलब वो तो 0 ही रहेगा, वो बहुत स्मॉल रहेगा। तो ऐसे में टेंजेंट थीटा को भी हम नियरली इक्वल टू थीटा ही लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप थीटा की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें और फिर आप टेंजेंट 2 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से, जब जो पीछे आपके बुक में दी हुई है, तब आप उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल हैव द सेम रिजल्ट एज थीटा as of tangent theta. That's why we can write tangent theta as theta. Is it clear? So now these are the three trigonometric function. Similarly, you can say at fourth number cosecant theta, and you know very well sin theta equal to theta, because sin 0 degree near approach to 0, but cosecant 0 degree approach to infinity. So we can say that cosecant theta approach to infinity at very small angle, you know very well, not nearly equal to 1, because cos 0 degree was 1, but cosecant 0 degree was infinity. So 0.0 degree ho ya 2 degree 3 degree ho, there is no so much difference between 2 degree and 0 degree. So we can say that cosecant 0 degree will approach to the highest value, that is infinity. I hope you will understand. Now fifth, that is secant theta, and that is also equal to nearly equal to theta, because cos theta and theta is very small, means approach to 0, not exactly 0. As you know कि 0 डिग्री होना और 0 डिग्री के आसपास होने का मतलब 0 नहीं होता, बस उसके आसपास होना होता है. So that's why we can say that cos 0 degree approach to 1, cos 1 degree nearly approach to 1, 1 point something you can say, yeah, 1 nearly approach to 1, because at 0 degree that the answer is 1. So if the angle is 1 2 3, so there will be you can say that a very small difference. Okay, nearly equal to 1 you can say that. That's why we approach cos theta equal to 1 when theta is very small. Similarly theta secant theta is also approach to 1. That's why it is also written as theta. Last but not least, that is what? Cot theta. And you know tangent 0 degree is 0. Tangent theta will approach to 0 when very small angle, then it approach to direct angle, that is either 1 or 2. But when in case of cot theta, cot 0 degree is infinity. So either cot 1 degree, cot 2 degree, cot 3 degree. So there is no much difference between 0 degree, 1 2 3 4. That's why we can write cot theta is also approach to infinity at very small angle. So students, these are the 6 functions and their corresponding values at the very small angles. So our second point has completed, and I hope you will understand that what are the values of trigonometric function at very small angles and how we consider it. This is in front of you. Okay, so pause the screen and note down these second points.
नाउ थर्ड वन, दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि साइन फंक्शन हम जानते हैं, कोसाइन फंक्शन हम जानते हैं, अब हमें उनका ग्राफिकली कैसे शो करना है, चलिए आइए इस पर बात करते हैं. थर्ड पॉइंट, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में, ध्यान से सुनिएगा, उसी टेबल का इस्तेमाल, उस टेबल का यूज हम यहाँ पे करेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड आउट की थी, जो टेबल मैंने उसमें बनवाई थी, उसका ध्यान रखेंगे. तो सबसे पहले बात आती है y इक्वल टू साइन x, मीन्स don't be confused, we can write the argument either theta x y z something else. If you are writing here x, then the corresponding function is equal to y, so we can say that y is a function of x. Not at all. So we can prove, because we are presenting the graphical presentation, so graphical presentation में हमें जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस की. तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे सामने x है और एक दूसरा क्या है, y है. तो ये नोट करने की बात यहाँ पर ये है. अब आपके सामने साइन फंक्शन है और आप अच्छे से जान गए हैं फर्स्ट वाली टेबल से कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी कि इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1. तो y इक्वल टू +1 हो गया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1. तो इसका मतलब है कि जो साइन का जो ग्राफ बनेगा वो +1 और -1 के बीच में ही बनेगा. क्यों? क्योंकि हमारे सामने फंक्शन कौन सा है, हमारे सामने फंक्शन है साइन का. कौन सा फंक्शन है हमारे सामने, साइन का, ठीक है, जिसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है. ओके, तो चलिए बात करते हैं कि साइन की वैल्यू, साइन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे. तो उसके लिए मैं आपको अब थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, डिफरेंट तो क्या कहूंगा, सेम अप्रोच है, डिग्री के सिवाय हम उसको रेडियन में जब लिखते हैं तो 90 को हम π/2 लिखते हैं, 180 को हम पाई लिखते हैं और 270 को हम लोग लिखेंगे 3π/2 और लास्ट बट नॉट लीस्ट 360 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 2π. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 4 एंगल नहीं, मतलब 5 एंगल लिए हैं, क्योंकि 0 मतलब 0 डिग्री ही है या 0 रेडियन भी आप कह सकते हैं. तो अब बात आती है 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि शुरुआत इस ग्राफ की 0 से ही होगी. फिर π/2 रखते हैं, साइन π/2 1 होता है, तो यानी कि हमारे सामने जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी. तो हमारे सामने ठीक सामने हमारे सामने ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. फिर उसके बाद हम पाई वैल्यू रखते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, 180 डिग्री 0, तो यानी कि y इक्वल टू 0, तो यानी कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया. आप समझ रहे होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे. क्लियर? आपके सामने थोड़ा सा अगर मैं इजीली करना चाहूँ तो मैं टेबल, जैसे हमने 10th क्लास में बनाया था, तो भी मैं टेबल आपके सामने बना सकता हूँ, लेकिन साइन के लिए बना रहा हूँ, कोस के लिए आपको समझ जाना चाहिए कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, and then we have final value is 2π. So put the value of x equal to 0, so sin 0 0, value of π/2 that is 90, 1, sin 180 0, 270 -1 and 2π यानी कि 360 that is also 0. तो अब आपके सामने x और y की जो टेबुलर फॉर्म है वो आपके सामने है, and then you can draw the graph, you can draw the points corresponding to the x and y values. So up to pi we have the value of y is 0, up to 3π/2 the value of y is -1. तो यहाँ पे -1 ठीक सामने पॉइंट ये आएगा, यहाँ आएगा ये पॉइंट, ठीक है. और उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पे आएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, -1, एंड द लास्ट y इक्वल टू x इक्वल टू 2π, y इक्वल टू 0. तो ये, तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, दैट इज 0 1 2 3 4 5. चलिए आइए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो क्या बनेगा, दैट इज मैक्सिमम, मिनिमम, फिर और मिनिमम. ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, वेव जैसा, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल जो हम लोग डायग्राम देखते हैं,
कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, वेव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, साइन वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन वेव्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन वेव्स क्यों कहते हैं। साइन क्योंकि साइन फंक्शन से, वेव्स क्यों, क्योंकि वेव जैसा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ साइन वेव्स, साइन फंक्शंस। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ये रही और मिनिमम ये रही। लेकिन अगर मैं वेव के हिसाब से बात करूं, 9th क्लास में आपने साउंड का चैप्टर पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं वेव के हिसाब से, और साइन फंक्शन के हिसाब से इस मैक्सिमम की वैल्यू की, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, +1। और अगर आप दूसरे पार्ट में जाएं, ट्रफ क्रस्ट वाले पार्ट में जाएं, तो यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है क्रस्ट वाले पार्ट के हिसाब से वो -1 है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से चलूं, सो दिस इज +1, दिस इज -1। ओके, नाउ सेकंड वन, b, दैट इज व्हाट, y = cos x। ठीक है, सेम यहां पे ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। y एक्सिस, तो ये क्या था हमारा, ये था a, y = sin x। अब बारी y = cos x की। ठीक है, ये ग्राफ, तो ओरिजिन, और यू कैन से 0, देन वी हैव वैल्यू ऑफ π/2, देन वी हैव पाई 3π/2 एंड दिस इज 2π। अब आप cos के बारे में सोचिएगा, cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम -1 होती है, यानी कि जो y एक्सिस जो आएगा वो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 के बीच में ही रहेगा वो। ठीक है, चलिए अब फिर से टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा टेबल के अकॉर्डिंग। x y 1 2 3 4 5, तो x = 0, y दैट इज cos 0, cos 0 कितना होता है बताओ, 1 होता है ना। x = π/2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है 0। फिर x = पाई, cos पाई कितना होता है -1। फिर इसके बाद 270 मतलब 3π/2 कितना होता है 0। 360 मतलब 2π एंड देन 0। ठीक है, सॉरी 1 1 1 नॉट 0 1, cos 2π 1 होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर, पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो 0 है x, y है 1, तो एक पॉइंट ये आ गया। फिर π/2 पे 0, π/2 पे 0, पाई पे -1, पाई की कॉरस्पॉन्डिंग -1 ठीक सामने पॉइंट ये बनेगा। फिर इसके बाद 3π/2 पे 0, 2π पे फिर +1 ठीक सामने पॉइंट ये बनेगा। चलिए अब इन पॉइंटों को ज्वाइन करें और देखें ग्राफ कैसा आएगा। बिल्कुल देखने भाई ग्राफ कैसा आएगा, देख रहे हैं। तो दिस वन मैक्सिमम ये मिनिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। तो क्या है ये, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल ना। एक बात आप सोचिए तो सही, यहां तक आगे भी तो बनेगा, लेकिन अभी हम एक साइकिल की बात करें। वन साइकिल का मतलब अप टू 0, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो 0 से 360 डिग्री तक का ग्राफ कैसा बनेगा वो हमारे सामने है एक साइकिल के लिए। अब जैसे ही वाली बात है, रिपीटेशन होता रहेगा। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए अच्छा ये कैसी वेव्स हो गई, इसे बोलेंगे कोसाइन वेव्स, क्योंकि ये कोस फंक्शन से बनी है, वेव जैसा स्ट्रक्चर है। आगे आगे आपको पता चलेगा इन्हें पीरियोडिक भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर टाइम के बाद रिपीट होते रहते हैं अपने मोशन के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर को, अपने इस फॉर्म को बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे। स्क्रीन को पॉज कीजिए और समझिए, नोट कीजिए कि ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बारी है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी। देखिए इसको वन बाय वन समझेंगे पहले। लाइक फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले डिफरेंशिएशन। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। एज वी नो कि y इक्वल टू एफ एक्स, कि y x का कोई फंक्शन है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे, तो ये लिखा रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह से लिखते हैं। चलिए ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, लेकिन बात ग्राफिकली है। इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा x और y एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। बच्चों अब ध्यान से समझिएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। वैसे तो अगर इसका हम मतलब निकालने लग जाएं तो dy का मीनिंग क्या बनता है? dy का मीनिंग बनता है स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। यानी कि अगर x में स्मॉल चेंज हो रहा है तो y के अंदर भी स्मॉल चेंज हो रहा है। ऐसा हालांकि हर बार जरूरी नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। सपोज आपके सामने एक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अगर आप इस लाइन के पॉइंटों का जिक्र करें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो आपको क्या लगेगा कि अगर आप इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डालते हैं x और y एक्सिस पे, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं x और y एक्सिस पे, तो आपको हर पॉइंट से x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग। जैसे मान लो x और y यहां भी ये हैं, तो यहां x ये है, यहां y ये है, तो यानी कि इस कर्व में हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि ये लाइन जो है, ये जो कर्व है, इसमें x y के साथ पूर्ण रूप से और हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम नियर बाय दो पॉइंट ले लें, नियर बाय दो पॉइंट इसलिए ले लें तो क्योंकि हम स्मॉल y चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने यहां स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x देखा, तो यहां पे अगर मैं एक पॉइंट देखने लग जाऊं और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लग जाऊं तो एक छोटा सा ट्रायंगल आपके सामने बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने दो पॉइंट ले लिए। अब मेरी बात को ध्यान से आपको समझते जाना है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इस लाइन को बोलूं dx, तो कुछ में कोई दो राय नहीं है। इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूं dy। तो ऐसे में ये जो लाइन जो एंगल बना रही है यहाँ थीटा, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस स्मॉल पार्ट की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। dy स्मॉल चेंज ये और dx स्मॉल चेंज इन x। तो ऐसे में अगर हमसे इस लाइन का स्लोप निकालने की बात की जाए, जो कि हमें पता है कि m इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, दैट इज dy बाई dx। तो यानी कि अब आपको ये पता लग गया कि कोई भी लाइन है उसके अंदर अगर हम कोई भी दो नियर बाय पॉइंट अगर लें और नियर बाय पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसके y और x की वैल्यू अगर हम निकालें, तो दैट परपेंडिकुलर बाय बेस dy बाय dx becomes equal to tangent theta and tangent theta equal to m, and what is m? m is the slope।
ऑफ कर्व कहां, हर जगह सेम है क्या स्लोप? देखो अब आपको समझना पड़ेगा यहां पे, क्या ये स्लोप कांस्टेंट है? इसका जवाब है नहीं, कांस्टेंट नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां दो नियर बाय पॉइंट लेते हो उतने ही डिस्टेंस पर, तो ये एंगल थीटा कम है। अब ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2, तो थीटा 2 कम है, तो यानी कि इस लाइन में जो कि कर्व लाइन है इसका स्लोप लगातार चेंज हो रहा है। अगर आप थीटा को देखें, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, क्या हो रहा है? थीटा लगातार कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसे में पॉइंट तो ये था कि स्लोप को हम dy बाई dx से कैसे रिप्रेजेंट करें, वो मैंने आपके सामने रख दिया यहाँ पे। तो dy बाई dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द कर्व, ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। लेकिन बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से एक बात क्लियर हो गई कि डेरिवेशन यानी कि dy बाई dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट एट अ स्मॉल इंस्टेंट। वहां तक तो बात सही है, लेकिन इससे रिलेटेड अब जो एक जरूरी बात है इससे रिलेटेड वो समझिए। ग्राफिकल फॉर्म में ही आएगा, डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं अभी। देखिएगा क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखिएगा आप कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए कि आपके सामने किसी भी फंक्शन का कोई कर्व बना हुआ है और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो करनी है उसकी। तो उसका तरीका क्या है पहले देखिएगा। लेकिन वो तरीका समझने से पहले, क्योंकि बात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हो रही है, तो पहले उसको समझिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं आपके सामने एक ऐसा कर्व बना रहा हूं। बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हम इसके साथ इसको कोरिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कर्व में सबसे ज्यादा हाइट यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पर जो पॉइंट है वह ये, सिंपल लैंग्वेज में, और जिसकी सबसे वैल्यू है कम वाई की, यानी कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो ये। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इन पॉइंटों पर बात ये आती है कि स्लोप क्या होगा, और हमने कहा कि स्लोप dy बाई dx होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व पे, तो जब हम ये टेंजेंट ड्रॉ यहां करेंगे, ये टेंजेंट और यहां ये टेंजेंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे दिया b। अब आप इस पे नोट करो कि दोनों टेंजेंट, और जैसा कि मैंने अभी बताया था फिर बता देता हूं कि टेंजेंट लाइन, कर्व पे टेंजेंट लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वही टेंजेंट लाइन, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि दो नियर बाय पॉइंट है, अगर वो नियर बाय पॉइंट बहुत नजदीक हो जाएंगे तो वो लाइन एक टेंजेंट लाइन का काम करेगी, और टेंजेंट लाइन ही आपको स्लोप बताएगी उस कर्व का। तो यानी कि अब यहां के अगर टेंजेंट लाइन देखें ए और बी पर, तो दोनों टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो एट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, कौन कौन से, ए और बी, एट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ए एंड बी respectively, the slope dy by dx इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एंगल बन ही नहीं रहा, पैरेलल हो गया ना,
कोई एंगल बन नहीं रहा, तो टेंजेंट थीटा 0 तो स्लोप 0। यहां तक तो ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये पता लगा हमें कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी हो, निकालनी हो, तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है वो देखिएगा। मैं आपको न्यूमेरिकली बता रहा हूं। टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, क्या तरीका है उसका, क्योंकि अगर वो फंक्शन x की फॉर्म में है तो क्या करना है, पुट एनी फंक्शन लाइक y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी हो, कोई y इज ए फंक्शन ऑफ x बताना तो पड़ेगा ना। एनी फंक्शन का मतलब कि हम उसको x की टर्म्स में ले रहे हैं। टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, पुट dy by dx इज इक्वल टू 0। ये हो गया। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ग्राफ से कह रहा हूं भाई। और आप ये मत सोचिएगा कि ये ग्राफ मैंने मनमर्जी से बनाया है। हो सकता है ऐसे कर्व आएंगे जिनका ग्राफ आपको मिलेगा, जैसे साइन और कोसाइन में भी आपने देखा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू पीक पॉइंट पे स्लोप 0, मिनिमम -1 पे भी स्लोप 0। समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब होती है किसी फंक्शन का, जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है तो कंफर्म है ये तो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो 0 होता है। तो ये dy by dx स्लोप भी है, और अगर मैथ के हिसाब से देखूं तो y का डिफरेंशिएशन भी है। तो उसकी अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे dy by dx को 0 पुट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन अब एक कंफ्यूजन हो रहा है, अभी पूरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। अब एक कंफ्यूजन और है, क्या, उस पर जाने से पहले आप इस कर्व पे आइए। यहां देखिए ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, और ये पॉइंट G है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि मुझे ये वेरीफाई करना है, क्योंकि ग्राफ से तो मुझे पता लग रहा है कि A की हाइट सबसे ज्यादा है, B की हाइट सबसे कम है, तो ये मिनिमम पर है। पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको फंक्शन को ग्राफ की फॉर्म में लिख करके बताए, प्रेजेंट करके बताए। पॉइंट टू बी नोटेड, जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन जब आपसे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तब आपसे ये कहा जाए कि उसको, या फिर ये बताया जाए साथ के साथ कि उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जरूरी नहीं है, इस बात को नोट करें। तो फिर क्या होगा, बिना ग्राफ के हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं dy by dx इक्वल टू 0 पुट करने पर जो हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। उसका एक तरीका और है, क्या, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि dy by dx का डबल डेरिवेटिव आपने किया, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, डबल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, डबल डेरिवेटिव। तो आपने इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू एफ एक्स जो होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। यानी कि जो dy by dx इक्वल टू 0 पुट करने पड़े, पुट करेंगे ना, तो जो वैल्यू ऑफ y होगी ना, तो वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम। उस केस में ये होगा कब,
अगर हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं और वो 0 से बड़ा आता है, आपके सामने है देखो, क्योंकि E और G अगर मैं यहां पे स्लोप लगाने बैठ जाऊं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके और यहां पे भी देख रहे हो, तो यहां पे क्या होगा उसके हिसाब से कि ये दोनों के दोनों E और G डबल डेरिवेटिव, क्योंकि B पॉइंट के दाम में E और G क्या है, इससे ज्यादा है, मतलब आप समझिए दोबारा से, E और G B के दोनों तरफ मैंने पॉइंट जानबूझ करके इसीलिए लिए हैं ताकि मैं इनके ऊपर अगर स्लोप जो है वो बनाऊं, अगर वो मुझे 0 से बड़ा मिलता है, क्योंकि यहां तो 0 है, तो अगर वो 0 से बड़ा आएगा तो ऐसे में जो डेरिवेटिव जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, क्योंकि अगर उससे भी अगर बड़ा वैल्यू अगर कोई आ गई हमारे पास, अगर उससे भी अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो वो मैक्सिमम कहाँ रहा, वो मिनिमम ही रहा। लेकिन अगर हम क्या नाम है सी और डी पे अगर डिफरेंशिएट करें और वो हमें ए से कम मिलेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे समझें, दो बार डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि एक बार डेरिवेटिव कर दिया, दोबारा डेरिवेटिव आप उसका करोगे तब आपको पता चलेगा अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम आएगा, और अगर वो लेस देन 0 है मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ y वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, स्टूडेंट्स बिल्कुल नया है आपके लिए, एक बार और ध्यान से देख लीजिए डिफरेंशिएशन का पार्ट। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा मतलब शुरू से समझते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन हम जानते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी हो। अब हमसे उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के एक फंक्शन की मैक्सिमम जानते हैं, आप उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू के बारे में नहीं जानते, जनरल बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पहले डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx और उसको 0 के बराबर पुट कर दें, ठीक है। वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपका y फंक्शन का है जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो क्या नाम है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, फिर आपने उसको y वाले y इक्वल टू fx जो फंक्शन था उसमें आपने उसको वापस पुट किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जो dy बाई dx करने पर 0 के बराबर पुट करने पर जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस बात का अंदाजा कैसे हो, हमें उसी dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन की y का डिफरेंशिएशन हमें दो बार करना पड़ेगा। एक बार तो हम कर चुके हैं, फिर हमने इसको 0 के बराबर पुट किया। सेकंड टाइप में जब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको 0 के बराबर देखेंगे उसका आंसर कि वो 0 से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं उस वैल्यू पे। अगर वो ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब है कि dy बाई dx जब 0 होता है तब तो स्लोप 0 दो जगह पे होता है, इस पे और इस पे, मैक्सिमम पे और मिनिमम पे, दोनों जगह स्लोप 0 है। पर ये जो स्लोप 0 है ये मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, इसका अंदाजा एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तब पता चलेगा। तो एक बार और डेरिवेटिव किया, अगर वो 0 से बड़ा आया तो वो मिनिमम होगा वैल्यू, क्योंकि 0 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी इसका आंसर आ रहा है अगर वो उससे बड़ा आया तो इसका मतलब है कि वो B से आगे, B पॉइंट के दोनों तरफ जो है वो ऊपर की तरफ कर्व बढ़ रहा है, चाहे राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए। और A अगर हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो अगर आप राइट में जाओगे तो भी कर्व नीचे जा रहा है, लेफ्ट में जाओगे तो भी कर्व नीचे जा रहा है। इसका मतलब होगा कि ये तो पीक पॉइंट हो गया एक पहाड़ की चोटी की तरह, और ये वैली यानी कि घाटी की तरह उसका मिनिमम पॉइंट हो गया। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम आने वाली चीजें हैं, आगे काम आएगा ये, तभी मैं इस पे जोर दे रहा हूं।
मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कैसे निकालते हैं। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा लेंथी है काम हमारा, कोई बात नहीं, आप इसको पार्टीशन फॉर्म में पढ़ें, दो फंक्शन पढ़ लें अच्छे से, ताकि हर एक को पहले हर एक चीज को समझते हो जाना आपको। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया वो रह गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, लेकिन उसको ग्राफिकली कैसे यूज किया जाए वो अभी भी हमारे लिए एक सवाल है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट जो इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल एप्लीकेशन है, ग्राफ में उसका यूज कैसे है, अब हम उसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, बी पॉइंट है, दैट इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लीज ध्यान दें, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी एक एप्लीकेशन है। अब जब ग्राफ की बात करें और कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है ना, एक्स और वाई। मैं आपको बताता हूं इसको यूज कैसे करते हैं। ये एक कर्व है, इसका यूज आगे होगा, इसलिए पहले सीख लेना ज्यादा बढ़िया है। ये मैंने कोई कर्व ले लिया, अब आप सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं इसमें। हमें इस कर्व के अंडर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस कर्व ने y और x के कितने पोर्शन को कवर कर दिया, और जितने पोर्शन को कवर किया हमें उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। यानी कि ये कर्व है एक, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी, पॉइंट को भी लेता हूं सी, जो भी है, फिर यहां डी और यहां ई। ये कर्व ले, कर्व तो एसीबी ही था, फिर डॉटेड लाइन से ए से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, बी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, डी पॉइंट आ गया, और फिर एक शेप बन गई क्लोज शेप। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या? एरिया, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ए बी। ये हमारे सामने एक सवाल है और इसका जवाब भी हमारे पास है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता क्या वैल्यू है, कुछ नहीं पता। देख लो, यही खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, यही खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की फॉर्म में, कि हमें एरिया निकालना है जी। हमें कुछ भी नहीं दे रखा, बस हमारे पास एक्स वाई, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूं। आपके सामने है कि एक्स ये रहा, वाई ये रहा, क्लियर? तो ऐसे में मुझे इसका एरिया निकालना है जी। तो क्या करूंगा? इसके लिए इंटीग्रेशन कैसे हेल्प करेगा वो इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके लिए काम करते हैं। इस कर्व में कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं नजदीक के, सी तो था ही, चलिए एक काम करते हैं, ए बी सी डी ई जी एच, ये दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कर्व के, और फिर इन दोनों पॉइंटों से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं एक्स एक्सिस पे। एक पॉइंट का नाम जी है और एक पॉइंट का नाम एच है। अच्छा, जब परपेंडिकुलर डाला तो फिर इसने इस पॉइंट को काट दिया आई में और इसको बढ़ा दिया के में, जी एच आई के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारे सामने ये एक छोटी सी एक स्ट्रिप तैयार होगी, स्ट्रिप।
बोलते हैं ना पत्ती टाइप, स्ट्रिप, एक स्ट्रिप बन गई हमारे पास, GHIK। अब मुझसे अगर कोई ये कहे कि G से K और H से I Y के पैरेलल है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू लगभग y के इक्वल बता सकता हूं? भाई y एक्सिस तो हो गया, y वैल्यू, जब मैं y भी नाम दे रहे ना इसको, y नाम दे सकता हूं। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है। नाउ वन पॉइंट दैट आई एम टेलिंग, अप्रोक्सीमेशन, नॉट एग्जैक्ट, बट इट इज हेल्पफुल टू। फिजिक्स में हर जगह एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिले, इट्स नॉट नेसेसरी, but we can approach to the approximation results if there is any possibility. So integration method is very helpful to find the approximate area under the curve in the coordinate axis. So this is a helpful tool, please consider it. How? We consider here a small strip GHIK. So we can consider G to K is Y and H to I is also Y. We can consider कि जो लेंथ है उसकी ये है, and the width KI और GH is nearly equal to DX, you can say on x axis. अब ये मत समझिएगा सर GH थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो वो थोड़ा अलग होगा, मैंने पहले बताया अप्रोक्सीमेशन है तो थोड़ा सा स्मॉल चेंज चलता है, तो ये DX होगा कि नहीं होगा? कम टू द पॉइंट। नाउ अगर हम अभी स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकाले तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप मैं जिसको बोल रहा हूं बार बार, ये रेक्टेंगल की शेप का है लगभग। एरिया ऑफ स्ट्रिप GHIK, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या मिला आपको? y मल्टीप्लाई dx। क्या मिला? y लेंथ है, dx विड्थ है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ स्ट्रिप GHIK। हो गया। लेकिन सवाल क्या है, काम हो गया पूरा? नहीं हुआ ना। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पूरे कर्व का एरिया। तो सोचिएगा, दो तरीके हैं हमारे पास। एक, अगर मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप मानता सभी इस पूरे कर्व को उस छोटी छोटी स्ट्रिप के हिसाब से जो रेक्टेंगल बनेगा उसका सम कर दूं, तो पूरे कर्व के अंडर कितना एरिया आया वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक तरीका ये समेशन का, भाई छोटे छोटे कर्व में बांट दिया, स्ट्रिप छोटी छोटी बन गई, सबको ऐड कर दिया, तब भी एरिया आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रिप बहुत छोटी होगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिप बनेगी ना, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रिप बनेगी तो उनको अलग अलग करके काउंट करके ऐड करने का जो प्रोसीजर है, क्या वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? ऐसे तो वही वाली बात होगी, कोई मुझे ये कहे कि चीनी के दाने हैं, शुगर क्रिस्टल हैं, और मुझे उसको एक एक करके गिलास भरना है। क्या बात भाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्रिस्टल के हिसाब से, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आती है ना, क्योंकि उनको डिस्क्रीट नेचर में शो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम कंटिन्यूटी में जाना चाहते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम पूरे कर्व का एरिया निकालें, सो एरिया अंडर द कर्व ए बी इज व्हाट? दिस इज स्मॉल एरिया DA। ठीक है, तो क्या आएगा देखना ध्यान से, दैट इज A इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी कि स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया था उसका हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे कर्व का एरिया आ गया, जो कि किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू एरिया ऑफ ABDEA, यानी कि इस पूरे पार्ट का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों, ये था इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके एरिया फाइंड आउट करना। आई होप आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी जरूर हुआ, लेकिन आप इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है,
आप इनको ढंग से पढ़िए, हर एक चीज को समझिएगा। इसके ऊपर कुछ इलिस्ट्रेशन है वो हम करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड आवर सिलेबस फर्दरली। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके नोट कीजिएगा इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसा होता है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग आगे अपने आने वाले लेक्चर में करेंगे एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।